सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मुल्क भर में हम देख रहे हैं तकरीबन एक महीने से 26 जो आईनी तरमीम थी उसके हवाले से एक सनसनीखेज़ मैच जारी था, जिसमें सिर्फ सियासतदानों ही की नहीं, अवाम की भी पूरी तवज्जो थी। नंबर गेम क्या होगा, इसमें ड्राफ्ट में बेसिकली है क्या, ये बहुत सारे सवालात हमारे सामने मौजूद थे और इस पर बहस भी होती रही है हमारे प्रोग्राम्स में भी। जबकि मैच का जो इन्हिसार रहा, थ्रू आउट हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान पर रहा। मरकज़ निगाह रहे, वो 2 महीने से उनसे गुफ्तो शनीद जारी थी इस हवाले से, लेकिन बिल आखिर कौमी असम्बली में 225 और सेनेट में 65 अरकान की हिमायत से 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रात की तारीकी में मंजूर हो गई। बहरहाल इसी के साथ आइन के आर्टिकल 19 के बारे में बाद अदालती इख्तियारात का जो तवाज़ुन अदलिया की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक चुका था, जो जिस हवाले से हुकूमत बात करती रही है, उसमें मानी खेज तरमीम के करके पार्लिमान ने अपनी बालादस्ती को बहाल कर दिया। या यूँ कहिए कि जो हुकूमत को अगर किसी किस्म का कोई ख़तरा नज़र आ रहा था, वहाँ पर एक बंद बांध दिया गया। ये तबसरे भी हमारे सामने मौजूद हैं। अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद इसमें बेसिकली चेंजेस क्या आई हैं, जो बिल्कुल हाइलाइट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स मैं सामने रखूंगी, बाकी हमारे तज्ज़ियाकार बताएंगे। चीफ जस्टिस के जो नाम का फैसला है वो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। 3 सीनियर तरीन जो जजेस हैं उनमें से किसी एक को इस ओहदे के लिए चुना जाएगा। कमेटी का नाम फाइनलाइज्ड वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा और वज़ीर आज़म सदर ममलिकत की मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच तश्कील पाएंगे। अस खुद नोटिस यानी सू वोटो का जो इख्तियार है वो आइनी बेंचों के पास होगा और सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत जारी नहीं कर सकेगी। जबकि आने वाले 3 सालों में मुल्की निज़ाम मईशत को सूद से पाक किया जाएगा। अब ये देखना ये कि जो आइनी यकीन दहानियों का बनता क्या है इसमें आगे जाके, और जो ये कहा जा रहा था पेंडेंसी ऑफ केस से अवाम मुतासिर हो रही है, उसका क्या बनेगा, क्या उस चीज़ को एड्रेस किया गया है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ एंगल्स हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि दिन भर हम इस देख रहे हैं, इस पर रिएक्शंस आने का सिलसिला भी जारी है। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं, डॉक्टर दानिश हैं, इनके साथ साथ ताहिर शाह शिराजी हैं, और खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, ये फाइनली बातें हो रही थी, इस पर पेशन गोइयाँ भी थी, 25 से पहले होगा नहीं होगा, आइनी तरमीम पास हो गई। किस तरह से देख रहे हैं पूरे प्रोसेस को, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी इस पे कहा जा रहा है कि माजी में जब आइनी तरमीम पास होती रही उस पर तमाम पार्टीज़ का एक मुतफ़िका तौर पे उस पर हम देख रहे थे कि यूनानिमस एक था, डिसीजन था, लेकिन इसमें अब PTI को हैं हम देख रहे हैं। इसके अलावा अभी हाफिज़ नईम रहमान साहब वो भी कह रही हैं कि अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया, उनकी आज़ादी नहीं दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी बयान हमारे सामने, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? देखिए, आपने बड़ा ठीक कहा है कि 1.5 माह से ख़ास तौर पे जो हम पॉलिटिकल और जुडिशल महाज पे हम देखते हैं एक क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, उसका फाइनली शो डाउन तो हो गया है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत से लोगों की थी कि शायद हुकूमत कामयाब नहीं होगी, नंबर गेम नहीं होंगे। कुछ लोगों का ख्याल था और ऐसे मैटर आ जाएंगे जिसकी वजह से जो ये करना चाह रहे नहीं होगा। देखें, अब मेरे ख्याल में 4 टेक अवेज़ हैं, वक्त कम होता है, मैं जल्दी जल्दी बात करूँगा। देखें, पहली तो बात, सबसे अहम बात है जो कल शवाशी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत पे ख़तरात मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए। आपको पता है हमने ख़तरात क्या थे जिसका बार बार ख्वाजा से जिक्र करते थे, नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, ऑडिट होगा इलेक्शन का और छुट्टी हो जाएगी हमारी, एक ये बड़ा ख़तरा था। दूसरी बात, मेरा ख्याल है हमने जो हुकूमत सबसे ज़्यादा जिस वजह से परेशान थी, अब ये ओपन सीक्रेट है कि वो मौजूदा इस वक्त जो हम देख रहे हैं अदलिया थी, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए थे लेड बाय मंसूर अली शाह, वो टोटली हुकूमत समझती थी कि वो PTI के साथ खड़े हो गए। हमारे लिए टोटल जो इसको कहते हैं पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म कर दी गई है, हम मनवर नहीं कर सकते, हर बात में ये लोग आ रहे हैं। तो देखें, जिस तरीके से आपने देखा कि वो एक काम दिखाया गया, और मंसूर अली शाह साहब जिस तरह आप देख लें रास्ते से हट जाएंगे, मेरा अपना ख्याल है, कुछ लोगों का भी ख्याल है। अब वो सीरियल मोस्ट वाला मामला तो ख़त्म हो गया, 3 नाम होंगे, और 3 नाम जो आ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब का भी नाम है, मुनीम अख्तर दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर याहिया अफरीदी। मेरे ख्याल में याहिया अफरीदी का दूसरा नंबर है, क्योंकि आपको याद होगा जब पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस थे उनको यहाँ लाया गया तो मुनीब अख्तर से वो सीनियर थे, लेकिन उनको मुनीब अख्तर साहब को सीनियर बनाया गया। तो उस लिहाज से चांसेस यही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है दोनों मुनीब साहब और मंसूर साहब शायद रिज़ाइन कर जाएंगे, या अफरीदी के ज़्यादा चांसेस हैं वो आ जाएंगे।
अब आमतौर पे तो यही कहा जा रहा है कि जी जो हुकूमत चाह रही थी कि जी इनको नहीं बनने देना, वो तो अब नहीं बनने देंगे। अब जिस अंदाज से अब काजी साहब साइड लाइन हुए, कुछ लोगों का ख्याल है दोबारा भी आईनी बेंच की जब बात होगी तो वो शायद उसको वाइट करेंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई साबित। और मेरा ख्याल है आमना ये मुकाफत अमल है जो लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने किया था मंसूर अली शाह ने, आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट पे ये जब वहाँ से एलिवेशन हो के जज आपकी सुप्रीम कोर्ट बने थे मंसूर अली शाह, तो वहाँ पे आलिया नीलम, जस्टिस आलिया नीलम तीसरे नंबर पे थी, उनको ये चीफ जस्टिस बना के आ गए थे। ज़ाहिर आप देख लें फिर क्या हुआ, लोग वही बात करते हैं कि यहाँ जब आप लाहौर से आए थे तो आपने क्या किया, अब जहाँ आप सीनियर मोस्ट हैं तो आपको भी बनाया जाएगा। ये तो उस अंदाज से बात हो रही है। देखिए पार्लियामेंट का वज़न जो हुकूमत समझती थी ना कि बिल्कुल उसको साइडलाइन कर दिया गया। आपको याद है जो ये 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम अंगूठा रख के करवाई गई थी, वो यही थी कि पार्लियामेंट का रोल ख़त्म, पार्लिमानी कमेटी का रोल ख़त्म कर दिया कर। हुकूमत कहती है जो बार बार के सारी दुनिया में वैसे बात भी सही है कि पार्लियामेंट के लोग जो है ना वो ये सुपीरियर जुडिशरी में बंदों की सिलेक्शन वो करते हैं, और वो किस बुनियाद पे करते हैं, कितने फेवर में करते हैं, कितने करते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी बात है हमना मोरालिटी कोई चीज़ नहीं होती। देखिए सियासत में अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये बेरहम प्रोफेशन है, यहाँ पे जिसका दौर लगता है चल जाता है। चलें आप देखें पूरे अमेरिका में देख लें जिस अंदाज से आज डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे पर सख्त तरह के बहतान लगा रहे हैं। फिर आप देख लें हालिया दिनों में 3 इलेक्शन हुए। इससे पहले 1.5 साल पहले जो बरतानिया में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले गए, वहाँ पे आपको पता है कहते हैं पैसा भी चला, सब कुछ हुआ। इटली में जो खातून बन के आई है मलूनी, वो जिस तरीके से फार राइट आप जिसको कहते हैं खातून थी, तल्लुक़ रखती थी, उसको बनाया गया। बहुत सारे लोगों को पता है कि किस तरह बनाया गया। फ्रांस का इलेक्शन हुआ जिससे मैक्रोन साहब दोबारा जीते हैं, यहाँ पे भी फार राइट आ रहे थे, लेकिन देखा आपने क्या हुआ, वहाँ पे भी चक्कर चलाया गया, कुछ कहते हैं पैसा चला, इन्फ्लुएंस चला, बहरहाल फार राइट नहीं आए और मिडल के लोग ग्रुप के लोग वहाँ पे आ गए। इंडिया में आप देख लिए मोदी ने इलेक्शन लड़ा, केजरीवाल इतना इंपॉर्टेंट आदमी था, चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का, उसको जेल में बंद करके मोदी साहब ने इलेक्शन जीता। तो मोरालिटी नहीं है। मैं बार बार ये बात कहूँगा, इस पर नहीं जाना चाहिए कि जी ये असूली तौर पे फैसला गलत है, सही था, जिसका दौर चलता है वो चलाता है, ठीक है ना। हुकूमत इनसिक्योर फील कर रही थी, हुकूमत अब सिक्योर्ड अपने आप को फील कर रही थी। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ना PTI जिस तरीके से हम ना इस अमल का हिस्सा बनी थी, आप देख रहे हैं वो अपने खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में जाते हैं लोग सारे, गौर खान साहब भी गए, उसके बाद अली साहब भी गए, सारे अली ज़फ़र भी गए। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं मौलाना के साहब कितना थिक रहे, और इवेंचुअली उन्होंने इतनी तारीफ़ की कि कोई बंदा सोच नहीं सकता कि जो इतने जानी दुश्मन है मौलाना कितनी तारीफ़ करेंगे। आपने देखा हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गौर खान ने और मौलाना साहब ने, गौर खान साहब का इतना माजत खान लहजा था, उन्होंने इतनी तारीफ़ की और साथ ये भी कहा जो मार्क माई वर्ड, वो कोट अनकोट वो कहते हैं हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप जो हुकूमत को वोट कर रहे हैं, मतलब वो भी शायद यही चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा इनकी ज़ाती मजबूरी है। यही बात उन्होंने भी की, अपना क्या कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने भी। तो इस मौके पे मुझे तो वो जॉन एलिया का शेर याद आता है जो कहते हैं मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया और मिलाल भी नहीं। आखिरी बात मैं करूँगा अब ना, एक लाइटर नोट पे, ये सांपों का बड़ा जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। कोई कह रहा है दांत तोड़ दिए गए हैं, कोई कहता है जी जहर निकाल दिया गया। तो मुझे याद आ रहा है मुश्ताक यूजी साहब का एक कॉल, उन्होंने कोट करते हैं न्याज फतेहपुरी को, वो कहते हैं न्याज फतेहपुरी साहब के सांपों और मौलवियों की बेशुमार किस्में होती हैं, मगर कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बेज़रर होते हैं। तो बुनियादी तौर पर सवाल तो यही कि अब व्हाट नेक्स्ट। मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए आसानी पैदा होगी है, अच्छी बात है। PTI आसानी पैदा होगी, आगे क्या मामला तो नहीं, ये भी देखना होगा। डॉक्टर साहब एक तो पहली बात हम इसके वो तो प्रेडिक्शन कल के बारे में हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ना जिस तरीके से टफ टाइम देना चाह रही थी एहतजाज की सूरत में, एहतजाज PTI करने में नाकाम रही। जितना गुस्से में PTI के लीडर हैं उन्होंने सबको सुना, गालियां। लेकिन अभी हमें रिएक्शन का भी वेट करना ना, वो मैं चाहूंगी मैं अगले सेगमेंट में रिएक्शन पे बात करूं। पहले हम सबसे पहले ड्राफ्ट की बात जो हमारे सामने था, जो मौलाना साहब उसमें चेंजेस करवाना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब ये वही ड्राफ्ट है जिसमें मौलाना साहब बिलावल साहब के साथ बैठ के काम करते रहे हैं, ये वही शिकें मंजूर हुई हैं? क्योंकि मौलाना साहब का जो बयान स्टेटमेंट है कि जी वही जो जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने भी कोट किया है कि काले सांप के दांत तोड़ दिए गए, जहर भी निकाल दिया गया। एक तो इस हवाले से, और दूसरा इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, किस तरह से देख रहे हैं, इससे कुछ चेंजेस आएंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे हम अदालती निज़ाम को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सबसे पहले तो ये तीन बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आपके वक्त के लिहाज से उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। एक तो ये है कि हुकूमत और बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी जो, और ख़ुद भी मौलाना साहब इसके लिए राज़ी थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही थी उसमें सबसे पहला मुद्दा जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत थी और उसकी जस्टिफिकेशन
खुद ये लोग दे रहे थे, हुकूमत के लोग या पीपल्स पार्टी, कि उसकी वजह ये है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 60,000 62,000 केसेस हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होगा, चीफ जस्टिस अलग होंगे और वो जजेस अलग होंगे जिसमें एक्सपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस जो हैं वो पेंडेंसी पे काम करेंगे, उनका अपना एक चीफ जस्टिस होगा और ये इसीलिए ज़रूरत है। लेकिन फिर देखा हमने कि जी जो पैकेज अप्रूव हुआ, मुसव्वदा अप्रूव हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उड़ा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी पैकेज जो है ये आइनी बेंच को लाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइनी बेंच पेंडेंसी ख़त्म कर देगा? तो वो तो हमें नहीं नज़र आता है, किसी को भी नज़र नहीं आता है। मैंने तो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात की है, एहसन गून को भी लिया मैंने, आशकर साहब को भी लिया, मेरे अपनी भी एज ए तालिब इल्म ये बात है कि देखें 17 जजेस हैं, अगर पूरे जज भी सुप्रीम कोर्ट में हों तो पार्लिमानी वो जो खुसूसी कमेटी है वो इन्हीं में से जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें से अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, क्रिमिनल केसेस में या आपके फौजदारी केसेस में, सिविलियन केसेस में, मैरिज के केसेस में, ज़मीन के केसेस में ये पहुंच जाते हैं जजेस और वहाँ जाके कॉन्स्टिट्यूशनल केस डिस्कस करते हैं जिसका नुकसान होता है। ये बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते भी हैं कि जब उनसे हम वहाँ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो हमें हंसी आती है, क्योंकि बहुत से जजेस हमें मी लॉर्ड कहना पड़ता है, माई लॉर्ड कहना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है वो उस ओहदे पे बैठे होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो इतना नहीं जानते और उसकी वजह भी है। तो ये था कि जब ये कोर्ट अलग डॉक्टर साहब माजरत साथ इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन क्या ये पेंडेंसी ऑफ केसेस ये इंटेंट थी? क्योंकि ये जब 6 जजेस के खत का एक मामला आता है उसके बाद एकदम से हुकूमत को ख्याल आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है। के बता देता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस आईनी बेंच से पाकिस्तान की अवाम का जो पेंडेंसी का केस है वो आपके कोई फ़ायदा उसको नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जो है पेंडेंसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आईनी बेंच का फ़ायदा इस तरह है, कल अगर मज़ीद ये कोई अमेंडमेंट लाते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस होगी, लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस आईनी बेंच से जो मौजूदा है, जिसमें से 7 या 5 या 9 जजेस फर्ज कीजिए अगर लिए जाते हैं आईनी बेंच में, तो बताइए 17 जजेस में से अगर 9 जज या 7 जज निकाल लिए जाएं तो फिर कितने जज बचेंगे? क्या वो उस पेंडेंसी को कवर कर सकेंगे? नहीं। और अभी आपने जजेस की तादाद भी नहीं बढ़ाई, किसी इस अमेंडमेंट में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है इसका फ़ायदा किसको है, जिसका आप भी इशारा कर रहे हैं। इसका फ़ायदा मुकम्मल तौर पर जो है वो हुकूमत को है। हुकूमत अब बहुत रिलीफ है क्योंकि उसको ये डर था और खौफ है। इससे पहले एक बात बता दूं, और जुमला भी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी के इख्तियारात को जो है वो 2 क्लब जो था, पार्लियामेंट जो कल 52(8)B के जरिए आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के एक्शन को उन्होंने कम किया था, इस अमेंडमेंट के ज़रिए 26वें अमेंडमेंट के लिए अदालती इख्तियारात को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। जो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस के पास वो तकरीबन ख़त्म कर दिया है और सारा इख्तियारात मूव कर गया है दूसरे क्लब के पास, पार्लियामेंट के पास। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब को अगर आप देखें तो चौधरी इफ्तिखार से लेकर जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आपके उसके बाद आसिफ सईद खोसा, जस्टिस बंदयाल, ज़हीर, ये वो तमाम जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 175(2) के जो आइन ने उनको दिया था उससे तजावुज़ किया और 67 किसी ने 54 सो मोटो नोटिस लेकर हुकूमत को न सिर्फ परेशान कर दिया बल्कि हुकूमतें गिराना शुरू कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले शुरू कर दिए, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की हुकूमतें जब गिरने लगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होने लगा और पाकिस्तान की मईशत सिस्टम डिटोरिएट हुआ और ये नजर आने लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब एक जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ, जुडिशियल डिक्टेटर के साथ मूव कर रही है। अब काजी फाइज ईसा ने आकर इसको काफी हद तक कवर किया, लेकिन हुकूमत ये देख रही थी कि काजी फाइज ईसा के बाद वही मैटर, वही चीज, वही सेंस, वही सारे लोग वापस आ रहे हैं जो चौधरी इफ्तिखार, बंदयाल, साकिब निसार वाले थे और ये बातें नजर आ रही थी क्योंकि ऐसे फैसले आ रहे थे
और बाहर स्टेटमेंट आ रहा था जिससे अंदाजा था कि हुकूमत को गिराया जाएगा। और अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के जरिए हुकूमत बड़े काम कर रही थी, काफी फाइनेंशियल मैटर्स रिजॉल्व हो रहा था, दुनिया में पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म हुई, शंघाई ताउन तंजीम। तो इस लिहाज से हुकूमत तो अब बहुत आराम के साथ, बहुत सुकून के साथ सोया है, क्योंकि 26वीं तरमीम ने हुकूमत को तो बहुत सपोर्ट कर दिया है। लेकिन अवाम के पेंडेंसी का जो केस है वो आईनी बेंच नहीं करेगा जब तक के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई नहीं जाए। बाकी ये जो भी जिम्मेदार है इस 26वीं तरमीम, और ये भी देखना कि लाइक माइंडेड जजेस की तादाद साकिब निसार साहब और इसके साथ साथ आसिफ सईद खोसा साहब। ठीक है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अब्दुल्ला साहब। एक तो इस पे कह रहे हैं जी पहले से ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, इस पे ऑपोजिशन साथ नहीं दे रही, फिर इस पे जो बयानात हमारे सामने मौजूद है वो सारे मामलात हैं, और जिस तरीके से किया गया रात की तारीकी में, पहले भी कोशिश की गई एक अटैम्प्ट करने की इतवार के रोज़, उस वक्त तो मौलाना साहब ने इसको नहीं होने दिया मामलात को, लेकिन कल खुश असलूबी से हो गए मामलात सारे। अब मामला ये है कि जी हुकूमत के इख्तियार में आ गया कि वो लाइक माइंडेड जजेस जो भी होंगे, या जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस हैं, या सीजे का जो अपॉइंटमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से कर पाएगी। तो फिर ये कहीं ना कहीं नुक्ता तो उसी जानिब जा रहा है ना कि अदलिया कंट्रोल्ड हो गई। जैसे हम मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे हैं कि जी जजेस के पर काट दिए गए या जुडिशरी के पर काट दिए गए, ये मामला उसी जानिब जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सीधी सी बात है कि पहले वज़ीर आज़म, वज़राए आज़म को कहा जाता था सिलेक्टेड है, और अब लगेगा कि शायद जज साहिबान सिलेक्टेड है। लेकिन इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं जिसको हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि जब भी हमने देखा कि हमारे अस्करी इदारे के जो सरबराह को जब 3 या 5 लोगों का नाम जाता है, उसके अंदर से एक आदमी जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, और उसके नतीजे के अंदर जो है जब भी हुकूमत तब्दील होती है फिर एक नया जो है वो डॉक्ट्रिन आ जाता है, और उसके नतीजे के अंदर डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलें, अभी तो शायद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है और अभी पहला साल ही है, उसको ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 साल के बाद जब कोई जज तब्दील हो जाएगा, या इस दौरान हुकूमत तब्दील हो गई, तो फिर उस जज साहिबान की जो नए जज साहिबान आएंगे, क्या फिर जिस तरीके से हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रवैया तब्दील होता है, तो फिर क्या अदलिया का रवैया तब्दील होगा, और अगर होगा तो क्या ये बर्दाश्त हो पाएगा? तो एक अजीब कश्मकश की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, मेरा ख्याल है कि जो अभी सूरत हाल बन रही है, 71 पॉइंट्स थे इसके, और फिर आके ये 22 जो नुकात के ऊपर आके बैठ गई। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि जो मेरे ख्याल में जुडिशरी थी वो भी आउट ऑफ द वे जा रही थी चीज़ों के ऊपर। हम गुड टू सी यू भी देख रहे थे, हम स्पेशल प्रोटोकॉल्स भी देख रहे थे, हम तमाम आईनी तकाज़े जो है उनको भी बालाए ताक रख के देख रहे थे, जिस तरह से डॉक्टर दानिश साहब ने कहा। तो मकसद ये है कि ये जो मामलात थे ये हद से ज़्यादा तजावज़ कर गए थे, और जब भी आप किसी पहले तो 2 साइड थी ना अब्दुल्ला साहब, अब एक यकीनी एक साइड हो जाएगी, इस चीज़ को इंश्योर करना था। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, पीटीआई भी हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई। पीटीआई को अपने सियासी डोमेन में खेलना चाहिए था, जो उनका बेसिक होम ग्राउंड था। उन्होंने खेल लिया पावर स्टैब्लिशमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर जाके अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। जीएचक्यू पे हमले करने शुरू कर दिए, ये चीज़ें करना शुरू कर दी। इसके नतीजे के अंदर ये गेम तो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पावर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो उनसे बेहतर कोई भी नहीं, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बुनियादी सोच और फिक्र थी, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। आईनी तकाज़ों के ऊपर जो आपने शुरू में बात की वो बड़ी अहमियत के हामिल है कि आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। क्या जो लोअर कोर्ट्स के अंदर लोगों के केसेस हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, जो तकरीबन 28 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगे? क्या लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जी, फिर सुप्रीम कोर्ट की अगर आमना साहिबा बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट क्या आईनी पहले नहीं था और अब वो आईनी हो जाएगा?
पहले भी तो वो आइन के मामलात ही सुनता था ना। देखिए अब अपने ताबे अगर आप करना चाहते हैं, और फिर क्या होगा कि वो जज साहिबान जिनका नाम आएगा 3 जज साहिबान का, फिर वो हुकूमत की तरफ देखना शुरू कर देंगे। जब दूसरी हुकूमत आई, फर्ज करें ऑपोजिशन की आ जाती है कल को, तो नतीजा ये होगा कि फिर अब वो हुकूमत जो है वो फिर इनसे बदला लेना शुरू हो जाएगी, या ये उनके जो है वैरी हो जाएंगे। तो ये तमाम एक सूरत हाल जो है हैंडेड, आपने बड़ा अच्छा कहा, रात की तारीकी में जो होता है वो क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं हुआ करता, जिसके नतीजे के अंदर जो है बड़े भयानक असरात मुरतब होते हैं। और मुझे कोई शक और फिर मुनहरिफ अराकीन का वोट, वो भी एक मामला है। हाँ, मुनहरिफ अराकीन का वोट है, लेकिन अब तो सब कुछ हो जाएगा ना। अब तो आज जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के रिमार्क थे, या इसी तरीके से हमारे मौजूद साहिबान मंसूर अली शाह साहब के थे, उससे आपको क्या नतीजा निकल रहा है? इसका मतलब है कि जुडिशरी क्या खामोश हो गई है? तो ये बिल्कुल गलत है। जुडिशरी अब अपनी डोमेन में जाएगी, और उस डोमेन के अंदर जब वो खेलेगी कानून के तकाज़ों के ऊपर और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, तो मेरे ख्याल में जिसको एक तो कहते हैं उर्दू में पता लग जाएगा, लेकिन ये लग पता जाएगा। शाह साहब, एक तो सारा इस पे जो सारे मामलात हुए 26वीं आईनी तरमीम को लेके, इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा। ये बिलावल साहब के किरदार में बड़ी बात हो रही है। वो कह रहे हैं जी जितना उन्होंने तुंदही के साथ काम किया, उतनी तो एक्टिव PMLN भी नहीं नज़र आई थी। उस पर बात हो रही है कि बिलावल साहब की क्या कहीं पे नज़र है, कोई शेयर का वो वेट कर रहे हैं कि उनसे उनको कुछ मिलेगा? उनके बेसिकली इतना एक्टिव होने की रीज़न क्या थी? किस तरह से देख रहे हैं उनके रोल को? शुक्रिया। आपने मेरे ख्याल में एक्टिव नहीं, आपने देखा कि एक तो उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि कोई हो या ना हो, ये अमेंडमेंट पास होगा जो उन्होंने कहा था, और कर दिया उन्होंने। दूसरा आप देखें, जब वो आए पार्लियामेंट में तो कितनी खुशी का इजहार था। वो हमारे एक दोस्त मतीउल्लाह जान साहब को बात करते हुए उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको, आपकी अमेंडमेंट हो गई, आप यही चाहते थे। लेकिन दो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। हम हर इदारे का रोल है, लेकिन यहाँ मैं ये नहीं समझ सका कि आया शख्सियात क्यों खाइफ है। अगर आप एक साइड पे देखें तो जरदारी साहब, मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब, वो खाइफ है मंसूर अली शाह से। बानी PTI इमरान खान और उनके जो ग्रुप के लोग थे वो खाइफ थे जनाब काजी फाइज ईसा साहब से। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको इतना एतबार नहीं है इस सिस्टम के ऊपर, तो आप इस सिस्टम का हिस्सा क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरा, जो अमेंडमेंट्स हुई है बेशक अच्छी है बुरी है, हुकूमत के इख्तियारात थे, उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक जिस तरीके से कर लिया, और जैसे पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि होगा, जैसे कि मेंबर्स को लेके गए या जिन्होंने वोट किया PTI के कुछ लोगों में सो कॉल्ड कि जो एफिलिएटेड थे PTI के साथ, मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो करना था कर लिया है। अब बारी है आपकी इसके बाद अपोजिशन की, वो अपना प्रोटेस्ट भी कर रही है। लेकिन यहाँ फिर वही चीज़ देखती है कि हुकूमत के इस इक़दाम से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि एक इंजीनियर डेमोक्रेसी ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर चल रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इशू हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ? जब एक इदारा दूसरे इदारे के पावर्स के ऊपर ट्रेस पास करता है तो यही कुछ होता है। अगर अदलिया पावर उसके पास बेलगाम थी तो पार्लियामेंट जो है वो समझती थी कि शायद ये आगे जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जब अपने हाथ ऊपर करती है तो बाकी इदारे शोर शार शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आपने एक मैकेनिज्म ये बनाना है कि अगर हर इदारा बार बार ये सियासी जो बयान आता है ना कि हर इदारा अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करेगा, तो उसको करना चाहिए था। अगर नहीं करेंगे तो हालात ऐसे ही होंगे। आगे क्या है? आगे देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आपकी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ना चल सकती हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये जमहूरियत का निज़ाम चल सकता है। ये एक हकीकत है। और ये जैसे कि अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया के अंदर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा ही कर रही है, ब्रिटिश भी कर रही है। आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर चले जाए, पावर कॉरिडोर जो होता है वो एक ख़ास ताकत के हाथ में होता है और वो उसको टैक्टफुली प्ले करती है। हमारे यहाँ ज़रा सा ओवर प्ले हो जाता है जिसकी वजह से मसाइल बनते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमने आगे ये सोचना होगा कि बेशक अगर आप इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों के ऊपर जो है वो सोचना होगा। हाँ, हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ मिला, उनको शायद खौफ जस्टिस मंसूर अली शाह से था या आने वाले जजेस से था, अब वो रिलीफ हो गई। लेकिन क्या वाकई 2-2.5 साल तक उसके बाद जो आपने बिलावल की बात की, ये बड़ी मानी खेज है, क्योंकि देखिए वो फार्मूला भी तो चल रहा है। मेरे ख्याल में हो सकता है इस तमाम अमेंडमेंट के अंदर जैसे मौलाना साहब से बातें हुई हैं, इस बिलावल साहब से भी जो है वो जाहिर बात है कि कुछ वादे वईद किए जाएंगे, किए गए होंगे कि 2 साल 2.5 साल बाद आप वाकई प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो ऑलरेडी अंडर डिस्कशन था कि भाई 2-2 2.5 साल की बारी
हुकूमत के लिए अब हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मसला नहीं, आपने शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा या आगे जाके बेशक चलेगा? आप इसको एक जुमला अगर ऐड करने की इजाजत दीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं तशाम साहब, क्योंकि हम इसी पे डिस्कशन आने वाले सीजे कौन होंगे, क्योंकि एक और जज साहब या अफरीदी साहब, उनका नाम भी चल रहा है, इसके हवाले से प्रेडिक्शन आप तमाम की जानेंगे। और साथ ही साथ ये जो पीटीआई पर तनकीद हो रही है कि पीटीआई बात करती रही, ऐवान में नारे लगाती रही और 26वीं जो आईनी तरमीम में पास होगी, जो बातें करते रहेंगे सड़कों पर आएंगे, नहीं होने देंगे पास, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ रिएक्शन जो कहा जा रहा है कि एक इसके हवाले से वकला की तहरीक शुरू होने जा रही है, क्या वो हमारे पैनलिस्ट उसको देख रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपकी जाने बातें हैं। आबिद जुबैरी साहब कह रहे हैं भाई हर हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। अली अहमद कुर्द साहब भी कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाने का कह रहे हैं, ये बनाकर दिखाएं किस तरह से मंसूर अली शाह साहब को क्रॉस करके किसी और को बना सकते हैं। अगला चीफ जस्टिस मैं आपसे खबर मांग रही हूँ, आप किसको देख रहे हैं तज्जिए के साथ साथ? देखिए, एक बात तो तय है, ये जो बड़कियाँ होती है ना, बड़ी बड़ी ये होती हैं, पार्लियामेंट एक इदारा है जहाँ कानून साजी होती है और वहाँ कानून साजी हो गई, ठीक है जी। अब उस कानून साजी को ना सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट कर सकता है ना कोई और कर सकता है, 2/3 मेजोरिटी से हुई है, तो ये तहरीक चलाएंगे, क्या ये ठेकेदार लगे हुए तहरीक चलाएंगे? सवाल ये पैदा होता है कि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने मंसूर अली शाह और दूसरे जजेस को एक्सपोज कर दिया है कि ये इमरान खान, ये जो यूट्यूबर है ना, ये बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, ये बहुत से एंकर हैं जिन्होंने इमरान खान को जेल में ठूसने में अहम किरदार अदा किया है कि रात को ये जी जेल हो रहा है, उनको अटियाला से हटा दिया गया, उनको जहर दे दिया गया, उनको फांसी दे दी जाएगी, उनको फला ये किया जा रहा है, उनके साथ ये हो रहा है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जेल से मिल के आए हैं, उनको रहा किया जा रहा है, और ये 25 अक्टूबर के बाद इमरान खान रहा होने वाले हैं, ये जजेस मिलकर फैसला है और राब्ता हो गया है। तो ये जो लोग हैं ना, इन्होंने इमरान खान को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया। दूसरा इंपॉर्टेंट मसला ये है कि ये जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है ना, इससे अदालती जो अदालत में बैठे हुए जज हैं, क्लियर हो जाना चाहिए कानून और आइन के मुताबिक कि इनकी हैसियत अब जीरो हो गई है। अब ताकत चली गई है 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी को, 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो चीफ जस्टिस के साथ एक सीनियर और एक जज होगा, और जुडिशल कमीशन में 4 मेंबर और शामिल हो गए, इनके पास चली गई है। अब चीफ जस्टिस के पास नहीं है, अब सुओ मोटो नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो ये जजेस अब कुछ नहीं कर सकते, जो पार्लियामेंट के ये लोग चाहेंगे वो होगा। यहाँ पर बात खत्म करके मैं आगे चलता हूँ कि अब ये जो तहरीक है फना है, बहुत बड़ा हल्का जो है इसमें शामिल है पाकिस्तान बार काउंसिल्स का जो बॉडी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, बहुत सारे, ठीक है, अपना एक लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होता है, बहुत सारे ऐसे वकील भी होंगे जो इमरान खान, तो यही वो लोग थे। अब इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख कर दिया इन्होंने। मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूं कि इमरान खान को इन्होंने बावर कराया था और यही बात कही जा रही थी जो उनसे मिलने जा रहे थे, जो मेरी इत्तलात है। अभी चीफ जस्टिस किसको देख रहे हैं आप? 25 अक्टूबर के बाद आप रिहा हो जाएंगे और उसके बाद ये इलेक्शन कलदम हो जाएंगे और आप नए वजीर आजम होंगे। अब आप बताइए 25 अक्टूबर के बाद कौन आने वाला है? बिल्कुल सही है, अगर जस्टिस मुनीब को लाना होता या जस्टिस मंसूर अली शाह को लाना होता तो हुकूमत ने इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्या जरूरत? आपका पॉइंट आ गया। इसका मतलब क्लियर है कि आने वाला चीफ जस्टिस जो है, तीसरा सीनियर मोस्ट जो जज है वो जस्टिस याहिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया क्या ये इस वक्त जो इमरान खान साहब और पीटीआई को जो नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो आबिद जुबैरी जैसे लोग, क़यादत पे भी बहुत सारी तनकीद हो रही है। इसके अलावा इनके मीडिया पर्सन है और इनके वो लोग हैं जो वक्त कम है। मैं अगले अपने पैनलिस्ट की जानिब जाऊंगी। ज़ाहिर शाह साहब, ये ना तो अपने लोगों को रोक सके, फिर बाद में शिकायतें करते रहे कि जी हमारे 11 लोग गायब हैं, बाद में अब वीडियोस भी आ रही हैं, उनमें से कुछ उठ के कह रहे हैं जी हमारी अभी भी वफादारियां खान साहब के साथ हैं। एक तो इस चीज़ पे, दूसरा आईनी तरमीम आ गई, हम देखते रहे मीडिया टॉक्स या ऐवान में नारे, लेकिन इनकी जानिब से कुछ नहीं हुआ। डी चौक का जो कॉल दी गई थी वो भी फ्लॉप हो गई। ये पीटीआई का अपना सारी सिचुएशन में देखा जाए तो क्या किरदार है, ये कहाँ पे स्टैंड करती है? मेरे ख्याल में जी, मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई को उनके लीगल एडवाइज़र्स ने फांसी के फंदे पे लटका दिया। देखें, आप किसी भी लीगल एडवाइज़र से बात करते हैं, चाहे आप कत्ल करके 6 गवाहों की मौजूदगी में कत्ल करें, लेकिन आपका वकील आपको कहेगा कि मैंने कल तुझे बचा देना है।
रात को अगर आपको फांसी भी हो जाए तो सुबह कहता है कि नहीं कल इंशाल्लाह जो है ना मैं मर्सी अपील करके ना सदर से तुम्हें जो है ना वो फांसी के फंदे से जो है छुड़वा लूँगा। जब तक फंदा उसके गले में पड़ जाता है उसके बाद बंदा समझता है कि हाँ जी हुआ क्या है। मैं ये समझता हूँ कि शायद जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, अभी भी आप देखें बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो बार बार कहते हैं कि जी हमने जो है वो इतनी बड़ी ताकत और इतने बड़े भूतों के खिलाफ लड़ने का दर्स किस उस्ताद से सीखा, तो आगे अपने बानी का नाम लिखते हैं। लेकिन आपने देखा कि ना तो वो लोग निकले, ना लोग नन्नापुर साहब तो आज भी कह रहे हैं तहरीक करने जा रहे हैं, उड़वा देंगे ये आईनी ना वो जो है वो एहतजाज कर सके। अब ठीक देखिए मेरे ख्याल में उड़वा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप बिल्कुल स्ट्रीट पावर अगर आपके पास है तो आप जाएं, आपने प्रोटेस्ट भी करना है, आपने जो भी करना होगा, आप जाहिर बात है कि अपनी सियासी साख बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपने ये चीज़ें तो करनी है। लेकिन पहले एक जो रिलीफ मिलती थी ना कि आप जो डायरेक्टली कानूनी रिलीफ के लिए जाते थे, जो आप कहते हैं सो कॉल्ड इनके सिंपैथाइजर जजेस थे वो उनको सब। चले अब्दुल्ला साहब ये पीटीआई को तो असाइड कर दें, अगर हम ये अभी लीगल फ्रेटर्निटी पे बड़ी लोगों की नज़र है और उस पर सब कह रहे हैं जी कि अब निकलेंगे, जिस तरह से हामिद खान साहब ने भी कह दिया कि वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, इससे कुछ फ़ायदा होगा, इसके असरात होंगे, ये आप देख रही हैं कोई ह्यूज लेवल पर इस तरह से कोई चीज़ शुरू होने वाली है? आप क्या चाहती हैं? आपने मारा भी है और उन्हें भी नहीं देते, ये तो ना करें ना। अभी देखें मसला ये है कि वो क्या बोलें कि जी नहीं वकला तहरीक चलेगी, हमने कबूल कर लिया। अभी अपना खिसियानी बिल्ली जो होती है वो खंबा नोचती है। अभी मसला ये है कि अभी जो कुछ हुआ है क्या उसके अंदर वकला तहरीक उससे पहले बपा नहीं हो सकती थी? क्या वो मुतहर्रिक नहीं थी? क्या वकीलों ने अपने जो है एड़ी चोटी का जोर नहीं लगा लिया? आप याद रखें कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब का दौर था तो उस टाइम पे उन्होंने तमाम जो रियासती इदारे थे और जो हुकूमत का था, जो भी अपोजिशन थी, उन सब को जो है वो ज़ीरो कर दिया था और उसके अंदर पीटीआई की बहुत जगह बनवाई थी। ये बात रियलिटी है, सबको पता है। लेकिन एक जगह वो नहीं बनवा सके थे और वो अदलिया के अंदर जो है और इसी तरीके से बार के अंदर जो है पीटीआई की जगह नहीं बना सके थे और वो जगह आज भी जो है वो खला मौजूद है। इसलिए बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अब उनके ऊपर जो होना था वो तो हो गया। अब देखिए 9 मई चैलेंज करने से भी कुछ नहीं होगा, ये चैलेंज भी करने लगे ना इसको, बिल को कर लेना जी, चैलेंज कर ले। चैलेंज भी तो इसी अदलिया के अंदर करेंगे जो अभी जो 25 तारीख के बाद जैसा अदलिया देखें। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जज जो है वो फेवरेटिज्म करेंगे, जो नए आने वाले यही आफरीदी साहब हैं या कोई और हैं वो इसका फेवरेटिज्म नहीं। मेरा ख्याल है अगर सिर्फ मेरिट को सामने मलूज़े खातिर रखा जाए तो 9 मई के वाक़यात के अंदर इतने सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद हैं कि कोई अंधा भी हो ना, अगर वाकई कानून की देवी जो है वो पट्टी बांध ले आंख पे तो तब भी तराजू जो है वो 9 मई के खिलाफ जाएगा। जो 9 मई के अंदर वाक़यात हुए, जो मुलव्विस थे वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, नहीं छोड़ा जाएगा इनको और ना छोड़ा जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान देखे ना, अब ये इन्होंने जो नुकसान पहुंचा दिया, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सोसाइटी को डिवाइड करना है और डिवाइड करके नौजवान नस्ल को जो है बर्बाद कर दिया। उनका इखलाक, उनका किरदार, उनकी सोच, उनकी फिक्र और उनका नजरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत, इस सब को उन्होंने जो है यानी आप कह रहे हैं ये जो तहरीक है जिनकी हवाले से बात हो रही है चैलेंज करने का, इनसे कुछ होगा नहीं। मैं एहतशाम साहब की जानिब जाऊंगी, वक्त बहुत कम है। एहतशाम साहब, जैसे अभी डॉक्टर ये हम सुन रहे थे, अब्दुल्ला साहब ये बात कर रहे थे कि ये तूफान अभी थमा नहीं है, स्टैंड ऑफ अदलिया और मुक्तदरा ये मज़ीद आगे भी बढ़ सकता है, ये रिएक्शन किस हद तक आ सकता है वहाँ से और उसके असरात होंगे, क्या असरात? देखिए हमने जो मुखालिफिन हैं वो तो यही कह रहे हैं, जो ख़ास तौर पे आइन और कानून को जानते हैं कि जी आइन के बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी स्ट्रक्चर को ख़राब किया गया है, लिहाजा इस पर अपील के लिए जाएंगे। उनका हक़ है, जाएँ, वहाँ पे क्या होगा ये तो सबको पता है। देखिए मेरा ख्याल है सबसे अहम बात ये है, हम ना जब जजेस बहाली की तहरीक 2005-06 वाली चली थी, जिस वक्त इन्हें बहाल करवाया गया था, 200 जजेस में इन्वॉल्व थे, उस वक्त सूरत हाल थी कि सारी की सारी जो आपने देखने वकला कम्युनिटी थी एक थी। अभी जिस तरह बात हो रही है, अब देखें पाकिस्तान बार कौंसिल अगर इनके साथ खड़ी हैं
तो सबसे बड़ी जो है अदारा है वह फेडरल अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। लिहाजा अब जिस अंदाज से ये इतनी ज़्यादा हम देखते हैं ओपिनियन डिवाइडेड है, पोलिटिसाइज है, पोलराइज्ड है, रेडिकलाइज सारे अदारे हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ इनके लिए कोई नरम गोशा पैदा होगा। जो देखें पत्थर फेंकना था एहतजाज वाला पीटीआई जो कर चुकी है वो कामयाब नहीं हो सकी, चाहे रोका गया जो कुछ भी है। देखिए ये सारी चीजें मेरा ख्याल है तो सवाल उठेंगे ना, लेजिट तो नहीं था जो जिस प्रोसेस से नहीं सवाल तो हमने सवाल उठाने पे तो उठते रहेंगे, कोई नहीं रोकेगा। सवाल इस वक्त पीटीआई ने कोई अपना लर्न किया लेसन कि नहीं, अपनी बातों से माजी से सीखा कि नहीं सीखा। अब वो जिस तरह कमेटी में नाम उन्होंने दे दिए तो मेरा ख्याल है रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, आ जाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। मुझे ज़ाती तौर पे कतई तौर पे नहीं लगता कि ये हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकते हैं। आखिर में खबर दे देता हूँ आपको कि ये आपको याद होगा कि बानी पीटीआई पे बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए फेवर की इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने वो एक चेक ख़त्म करवाई, वो ये थी कि जी जिन्होंने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले करेंगे उन पे मिलिट्री कोर्ट पे मुकदमा चलेंगे, वो मौलाना फजल रहमान ने बहुत बड़ी फेवर करके निकलवा दी। अब मेरी खबर यह है कि अब 27वीं तरमीम भी आएगी और 18वीं भी 28वीं भी आएगी। 27वीं के बाद उसमें यही आएगा कि मिलिट्री कोर्ट आएंगी और ख़ास तौर पे जो बताया गया 9 मई का जो मामला किया गया, ऐसे लोगों को रोकनी है, सब कुछ होगा। आखिरी बात आमना ये है कि देखें इस सारी स्टेज में अब देखना चाहिए कि अब इलेक्शन के बाद अब मामला कहीं ना कहीं आगे जाना चाहिए। आप लेजिटिमेसी आपने खुद दे दी। मुझे तो याद बात आती है इनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के, वो कह रहे हैं कि भाई आपको डे 1 से इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था, आपने हुकूमत को एक्सेप्ट किया, आप माउंट की कमेटी में गए, शाह साहब की कमेटी में लोगों से आप मिलते रहे और अब आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। तो कहते हैं आपको डे 1 से बाइकआउट करना चाहिए था। बाइकआउट करते तो हम कहते हैं कि जी वो लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। मेंबर अब जा रहे हैं उनके मेंबर बनने जा रहे हैं। जी देखिए मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अब जिस अंदाज से ये इन्होंने फैसला किया है कि ये अब जिस तरह 12 रुकनी कमेटी बनेगी, मैं शाह साहब आपकी माजरत के साथ मैं शाह साहब की जाने बढ़ूंगी चूंकि इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम था। शाह साहब कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम क्लोजिंग के जाने बढ़ें। देखिए मैं उस वक्त ये कह रहा था कि मेरे ख्याल में अब सीधी सी बात यह है कि हुकूमत अपने टाइम पूरा करेगी जब तक मुक्तदरा चाहेगा। और तहरीक इंसाफ जो ख्वाब देख रही थी कि शायद वो 25 अक्टूबर के बाद किसी भी तरीके से री इलेक्शन होगा, हालात बेहतर होंगे और वो दोबारा बानी पीटीआई पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, वो मामला अब ख़त्म हो गए। लेकिन आखिरी चीज़ वाकई थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है कि 26 पॉइंट पर इतफाक़ हुआ था जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स, उन जो फौजी तनसीबात पर हमलों के मुजरिमान को सजाएँ, ये ऐसी चीज़ें थी जो वाकई मौलाना साहब और कुछ दूसरी पार्टीज ने कोशिश की कि निकले। और जैसे वैसे एक जो सपोर्ट आपने देखा मौलाना साहब ने सियासी पार्टी की ज़रूर की, और ये मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़र्फ होना चाहिए। देखें बानी पीटीआई अच्छे थे बुरे थे, उनकी पार्टी ने हमले किए नहीं किए, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जमहूरियत के लिए ये तमाम सियासी जमातें ज़रूरत है और रहेंगी। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी को कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा ख़त्म करना चाहिए। ये रहेगी। ऐड करना चाह रहे हैं जी डॉक्टर साहब? जी मैं बोलूँ? जी डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था, सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि देखें ये क्रेडिट कोई ले रहा है बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान या शहबाज शरीफ, ये उन्होंने मजदूरी की है और पेपर वर्क किया है। असल क्रेडिट जो है इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने में जो है वो अपना जो किरदार, आईनी किरदार है, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। ठीक और इनको आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब मैं अब्दुल्ला साहब की जाने चाहूंगी, 10 सेकंड रह गए। अब्दुल्ला साहब कंप्लीट कर लें जल्दी से, क्विकली ऐड कर लें। देखें अभी तमाम तरफ से जब रास्ते बंद हो गए और अमेरिका वाला भी मामला चैप्टर क्लोज हो गया और अब मौलाना फजल रहमान को एक अपना जो है वो बॉस मान लिया, तो पीटीआई अब मौलाना की तरफ झुक जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अब वो माफ़ी मांगेंगे, आप देख लेना, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब बैरूनी मदाखलत नहीं, अब उनको अंदरूनी तौर पर ग्राउंड रियलिटीज का सामना करना पड़ेगा और अपने बोए हुए को अब काटना पड़ेगा। ठीक है जनाब, आपका भी इस हवाले से टेक आ चुके हैं। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्र, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।